Hello everyone. So I am Sarabjot Kaur and I am AP Government NPG Science College Raipur. So हमने अपने पहले वीडियो में देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन जैसे E1, E2 एंड E1 CV. अब हम हमारे दूसरे वीडियो में कुछ और रिएक्शंस देखेंगे एल्कीन्स का. तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो अल्कीन का है वो है एडिशन रिएक्शन. So firstly we need to know what is addition reaction. So they are those reaction in which the atom or a group of atoms, they are simply added to a double bond without the elimination of any atom or a molecule. So here we can see that this is the alkene molecule and here this is the HBr molecule. So what will happen is this pi bond will break and the two new sigma bonds they are formed. ओके तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड होगा वो फॉर्म होगा, मीन्स अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म होगा. और ये रिएक्शन हमेशा वही कंपाउंड्स देते हैं जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं. मल्टीपल बॉन्ड्स मीन्स लाइक C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C और CO बॉन्ड और इमीन बॉन्ड्स एक्सेट्रा. ओके और ये जो है दिस इज द रिवर्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन. तो हमने एलिमिनेशन रिएक्शन में देखा था कि द सैचुरेटेड कंपाउंड्स दे आर कन्वर्टेड इनटू अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड. पर जब हम एडिशन रिएक्शन देखेंगे तो हम देखेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ सैचुरेटेड कंपाउंड. ओके एंड वन मोर थिंग इज हियर इज दैट हियर दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज जो बॉन्ड ब्रेक होने में जो एनर्जी लगी है वो लेस है व्हेन कंपेयर टू द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड. ओके तो यहाँ हम देखेंगे कि 167 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिलीज हुई है. ओके एंड जो एनर्जी लगी है वो 150.5 किलो कैलोरीज पर मोल. सो दैट्स व्हाई दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. देन हियर वी विल सी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो जो C डबल बॉन्ड C मीन्स जो इलेक्ट्रॉन रिच मॉइटीज होती हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देती हैं. सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अ सबस्ट्रेट लाइक एल्कीन ओके इज इनिशियली अटैक्ड बाय अ इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉइटी. ओके एंड द रिजल्ट इज द ओवरऑल एडिशन ऑफ the one or simply a simple molecule across a multiple bond. So here we can see that this electrophile okay is attacking this C double bond C okay creating a carbocation here which is further attacked by a nucleophile okay to form this type of saturated compound. तो इसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है द एडिशन ऑफ HX और एनी हेलोजन एसिड टू अ एल्कीन. सो हियर व्हाट विल हैपन इज दैट दिस फर्स्टली दिस एल्कीन विल गेट प्रोटोनेटेड ओके टू फॉर्म अ कार्बोकैटायन एंड देन द फर्दर रिएक्शन ऑफ अ हेलोजन और अ हैलाइड ओके टू दिस कार्बोकैटायन टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ alkyl halide. Okay. So this reaction basically because there is a generation of a carbocation here, this reaction is favored basically by a polar solvent such as acetic acid which dissolves okay both polar hydrogen and a non-polar alkenes. Okay. Then comes the question of regioselectivity. That means यहाँ पर ये कार्बन है which is a secondary carbon और ये कार्बन है which is a primary carbon. तो अगर ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है और जो इलेक्ट्रॉन है या इधर ट्रांसफर होगा या ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा. ओके तो बेसिकली ये देखा गया है कि इन द आयनिक एडिशन ऑफ एसिड टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन वहां जाके अटैच होता है जहां ऑलरेडी जिस कार्बन से नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच ज्यादा होंगे. ओके सो एक साइंटिस्ट थे रशियन साइंटिस्ट विच इज मार्कोनिकॉव. ही स्टेटेड दैट in the addition of acid to a carbon-carbon double bond, the hydrogen of acid okay attaches itself to a carbon that already holds the greater number of hydrogen. So यहाँ हम देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ जब अटैच हुआ है तो ये दिस इज नॉट एक्चुअल बॉन्ड
तो हाइड्रोजन हमेशा वहां अटैच होगा जहां नंबर ऑफ उस कार्बन पे अटैच होगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो यहाँ पर ये अटैच होगा टू अ प्राइमरी कार्बन क्रिएटिंग अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ठीक है, और फर्दर ये आई जाके इस सेकेंडरी कार्बन पे अटैच होगा फॉर्मिंग अ आइसोप्रोपाइल आयोडाइड. ओके, सिमिलरली व्हेन वी सी आइसोब्यूटाइलीन, तो यहाँ हम देखेंगे इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जबकि इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच है. ओके, सो दिस हाइड्रोजन विल गो to this primary carbon, okay, and not the tertiary one, fine, and then this iodide then will attach to this tertiary carbon, making a tertiary butyl iodide, which is the actual product and not the isobutyl iodide. Okay, so now we should know कि ऐसा क्यों हुआ है. Okay, why is this orientation favorable कि हमेशा वैसे ही हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन उसी कार्बन पे जा रहा है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है और वहां नहीं जा रहा है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है. तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका रीजन हम लोग अब देखेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ प्रोपाइलिन. ओके, सो इफ वी हैव अ प्रोपाइलिन एंड हियर इट इज दिस HCl. ओके, सो यहाँ हाइड्रोजन हमेशा इस कार्बन पे जा रहा है और इस कार्बन पे नहीं जा रहा है, बिकॉज यहाँ हम देखेंगे कि दिस इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, राइट. तो यहाँ ये हमेशा शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड दिस साइड, ओके, टुवर्ड दिस कार्बन, बिकॉज दिस इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, फाइन. तो इफ यहाँ पर जाएगा तो दिस यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग है वो ज्यादा है. ओके, so this is more nucleophilic when compared to this carbon. Okay, तो यहाँ पे एक sort of negative charge generate होगा और यहाँ पर positive charge generate होगा. Okay, and here this is positive, this is negative, so H will go to a more nucleophilic carbon. Okay, so this attaches to this carbon making a more stable secondary carbocation. अगर ऐसा नहीं होता तो primary carbocation बनता, and we know the order of stability of carbocation is like tertiary carbocation is more stable when compared to secondary than compared to primary. तो हमेशा वही carbocation बनेगा जो कि ज्यादा stable होगा. So because secondary carbocation is more stable than the primary carbocation, here we will have isopropyl chloride and not the primary product. Okay, so similarly if we have this isobutylene, okay, and we are adding this HCl to this isobutylene, what will happen is यहाँ पर या तो tertiary carbocation बनता है, okay, या primary carbocation बनेगा. तो हमें पता है कि tertiary carbocation की stability is more when compared to a primary carbocation, so that's why हमेशा tertiary carbocation favor होगा, and this is then attacked by this chloride ion here, and we will have a tertiary butyl chloride rather than this primary cation product. Okay, so next is, so this I have already explained, because the stability of tertiary carbocation is more than the secondary, then the primary, and then the methyl, so the product will follow the same order. Okay, so here also this will explain how the electron releasing group, what will it do is, it will basically disperse the positive charge developing on the carbon, okay, and it stabilizes the transition state, and thus lowers the activation energy and permits a faster reaction. Okay, so similar to the previous examples, here if we have 2-methyl 2-butene, so here they are like 2-methyl group here, and here only 1-methyl group. So the electron releasing tendency of this 2 is more when compared to here. So this will shift the electron from this carbon to this carbon. Okay, so यहाँ पर hydrogen आके attach होगा, okay, making a tertiary cation. Okay, and because tertiary is more stable than secondary, so tertiary will be favored, and this is then attacked by chloride, forming this type of product. So this is a tertiary pentyl chloride, which is the actual product, and not this one. Okay, so then comes the free radical addition. So okay, so what will happen is, there are two type of reaction. Okay, अभी हमने Markovnikov addition देखा, which is the ionic addition. Okay, अब हम देखेंगे free radical addition, which follows the anti-Markovnikov addition. Okay, so Kharash and Mayo, they are the two scientists. Okay, they proposed that in the presence of a peroxide, okay, the HBr adds to the alkene by a free radical mechanism via anti-Markovnikov rule. इसका मतलब ये है कि if we have this HBr, okay, और अगर peroxide नहीं है तो हमेशा मोर स्टेबल कैटायन वाला प्रोडक्ट बनेगा, मतलब ये H जाकर वहां उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब इस कार्बन पर, ठीक है, और फिर Br इस सेकेंडरी कार्बन पर आकर जुड़ जाएगा.
But in the presence of a peroxide, this will not follow this trend. What will happen is this Br will attach itself to a carbon having more number of hydrogen. मतलब अब ये Br वहां जाकर अटैच होगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उस कार्बन पे जाके अटैच होगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब यहाँ, और ये हाइड्रोजन जाके इस सेकेंडरी कार्बन पर जाकर अटैच हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई इट इज फॉलोइंग द एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन. ओके, so when it comes to mechanism, what we'll see is this peroxide will basically generate radical, okay, and this radical then will react with this HBr. तो यहाँ पर फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे. हमें पता है कि जितना साइज ऑफ फ्री रेडिकल ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा मतलब उसका रिएक्टिविटी उतना ही कम होगा. सो दैट्स व्हाई ये H रेडिकल जनरेट हुआ, यहाँ Br रेडिकल जनरेट हुआ, क्योंकि Br रेडिकल का स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ये रिएक्ट नहीं करेगा अभी, और H रेडिकल बिकॉज साइज में छोटा है तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो RH बन जाएगा और Br इज स्टिल अ फ्री रेडिकल. ओके, सो दिस फ्री रेडिकल देन अटैक्स दिस अल्काइन, दिस अल्कीन, and will follow then will generate a free radical carbon here, and the reaction will proceed this way. Okay, so how this is different from the Markovnikov rule then? So what will happen in a Markovnikov addition is that the ionic addition take place. That means यहाँ कार्बोकेटायन जनरेशन होगा. Okay, so यहाँ हमेशा वो कार्बोकेटायन बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होता है. तो यहाँ सेकेंडरी है और प्राइमरी है, तो वो कार्बोकेटायन बनेगा जो ज्यादा स्टेबल है. तो हमें पता है कि secondary carbocation is more stable than the primary carbocation. So what will have is the isopropyl bromide product. Okay, but what will happen in the free radical addition is that यहाँ radical formation होगा. तो हमें पता है कि if this Br radical है और यहाँ हमारे पास दो कार्बन है, एक सेकेंडरी कार्बन एक प्राइमरी कार्बन. ओके, और ये भी दोनों रेडिकल में जनरेट हो जाएंगे. सो नाउ वी हैव अ सेकेंडरी रेडिकल एंड अ प्राइमरी रेडिकल. ओके, और हमें पता है कि स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी जिसका साइज ज्यादा होता है, तो स्टेबिलिटी फॉलो करेगा 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन द मिथाइल रेडिकल, राइट. सो जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसका रिएक्टिविटी कम हो जाएगा. तो यहाँ हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक सेकेंडरी रेडिकल है और यहाँ एक प्राइमरी रेडिकल है, ओके, सो हमेशा प्राइमरी रेडिकल का रिएक्टिविटी इज मोर when compared to secondary radical. So secondary radical will remain as a radical. Okay, and again जब HBr आएगा तो again यहाँ पर H radical है Br radical है, तो again H radical का reactivity ज्यादा है, तो H radical यहाँ पर आके add हो जाएगा. Okay, so what we'll have is a N-propyl bromide rather than a isopropyl bromide because this reaction proceed via a free radical mechanism. Okay, now comes the other addition reactions of alkenes, which includes the addition of water. तो ये बहुत ही सिंपल सा है और ये सारी जितनी भी एडिशन रिएक्शन सब हम देखेंगे वो अब मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा. दैट मीन्स H जाके वहां बाइंड करेगा जहां नंबर ऑफ H जो होगा जिस कार्बन पे ज्यादा होगा वहां जाके वो ऐड हो जाएगा. तो अगर हम यहाँ देखें तो वी हैव दिस एल्कीन, so we have here water, so this will split into H and OH. okay, so यहाँ पर ये जाकर ऐड हो जाएगा H and OH. okay, and this reaction will proceed via in the presence of a acid. Okay, so here for example if we have a isobutylene, तो यहाँ पर हमारे पास H है और OH है, तो H जाकर इस कार्बन पर अटैच होगा क्योंकि इस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है. okay, and then this OH will react here, will attack this tertiary cation, okay, and will form a tertiary butyl alcohol. okay, similarly addition of sulfuric acid, तो यहाँ भी वही होगा कि H है एक और एक है OSO3H ion. okay, and this will then result in a ethyl hydrogen sulfate, and this on reacting with water in the presence of a and heating it will give ethyl alcohol, and the acid will again regenerate. okay, so here if we have a propylene and we have 80% of H2SO4, तो H हमेशा जाकर उस कार्बन पर अटैच होगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इस कार्बन पर जाकर अटैच होगा. ओके, देन वी हैव अ कार्बोकेटायन हियर, सो OSO3H will add up to this secondary radical. ओके, और जैसे ही हमने वाटर डाला तो हमारा SO3H बॉन्ड ये OS बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हमें मिलेगा. एंड दिस रिएक्शन ऑल्सो प्रोसीड्स बाय Markovnikov rule. Then comes the addition of halogen.
So this is also another very simple reaction. So यहाँ पर सिर्फ ये डिफरेंस है, इसका मैकेनिज्म में डिफरेंस है, क्योंकि हमें इस टाइप के एडिशन ऑफ हैलोजन एल्कीन में जब भी कराते हैं हम लोग, हमें हमेशा विसिनल डायहालाइड्स मिलते हैं. So what will happen is this and we know because this Br is having both electrophile and nucleophile. Okay, so this is basically a amphiphilic reagent, so this will behave both as an electrophile and a nucleophile. Okay, so यहाँ में एक किसी को भी हम तोड़ लेते हैं, so this will develop a partial negative charge and this will develop a partial positive charge, and because it is an electrophilic addition reaction, the electrophile will attack the substrate first, forming a bromonium ion here. So it's a type of a cyclic compound. Okay, cyclic ion I must say. So this on attacking with this bromide then will create a dihalide here. So this is also a very interesting reaction. Then comes the halohydrine formation. So here this will Br2 and water will generate HOBr. Okay, so this is like a halohydrine formation. So one will develop OH minus and Br plus. Okay, and this will both will add up here to form 2-bromoethanol, and similar to here, if we replace this Br to Cl, so here we will have Cl instead of this Br. Okay. Okay, then comes the hydrogenation reaction. So this is a very general method, for the conversion of this carbon-carbon double bond to a carbon-carbon single bond. Okay, and here also the energy is released. So this is a type of exothermic reaction. Okay, but the basic difference is that here this rate is negligible in the absence of a catalyst. Okay, so you have to have a catalyst. So here nickel is behaving as a catalyst, and of course a very high temperature is needed to proceed this reaction. So here we can see this ethylene can be converted into ethane here in the presence of a nickel and at a very high temperature, approximately 150 degrees centigrade. So here also we can see this type of exothermic reaction, and here 2 sigma bonds they are formed. Okay, and a 1 pi bond is broken. Okay, so and yeah, it is seen that the quantity of heat evolved when 1 mole of unsaturated compound, means 1 mole of this compound is converted into this compound. So जो भी energy release होती है is known as a heat of hydrogenation. Okay, और जो heat of hydrogenation है वो देखा गया है कि every alkene का it is very fairly close to 30 kilocalories for each double bond in the compound. Okay, so this is one part. Okay, now we come to this part, is the effect of catalyst on the hydrogenation reaction. So we know what is catalyst. So catalyst basically speeds up the reaction and it will not shift the position of the equilibrium. So what will it do is, it will lower the activation energy. Okay, so then the reaction can proceed rapidly at the room temperature. So it does not affect the net energy. Okay, but it simply lowers this heat, this energy heat. Okay, so lowering, what will happen is, lowering the energy yield will decrease the activation energy. Okay, thereby increasing the rate of hydrogenation. So that's why here we have seen that this nickel catalyst is very, very important. Okay, high temperature and this nickel catalyst is very important for these type of hydrogenation reactions. Yeah, and one more thing is that for the same compound, so for 2-butene, different isomer have different stability. So here it is seen that the cis isomer it has the heat of hydrogenation of 28.6 kilocal. However, the trans isomer has 27.6 kilocal. So the trans isomer basically evolves 1 kilocal less energy than the cis isomer. That means trans is more stable when compared to cis by 1 kilocalories energy. So here also we can see the trans, they are more stable when compared to the cis. ऐसा मैं कैसे बोल रही हूँ, क्योंकि जिसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी कम होगा. तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिस का ज़्यादा है, मतलब जो हीट इवॉल्व हो रही है वो सिस की ज़्यादा है when compared to trans. So that's why trans is more stable than cis. Okay, so these are my references, and yeah, thank you so much.